Students, today we will do our last topic of chapter Lifelines of National Economy। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे नेशनल इकोनॉमी का, जो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये हमारा, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। कम्युनिकेशन है हमारा एक दूसरे के साथ हमें कम्युनिकेट करना, हमें पता लगाना कि हम एक दूसरे को बता सकते हैं कुछ, वो कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन क्या हो रहा है, अर्थ पे दिखाई देना शुरू हुआ, उसने अलग अलग मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया कम्युनिकेट करने के लिए। पहले वो क्या करता था, जब तक लैंग्वेज नहीं थी, उन्हें बोलने का नहीं पता था, तब तक वो हम क्या करते थे, वो साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चेंजेस आते गए। फिर उन्होंने क्या किया, शब्दों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, मौखिक रूप से क्या करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने लैंग्वेज बनाई, तो उसको रिटन में लिखना भी शुरू कर दिया। अब उसके थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू किया। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, जैसे ग्रामोफोन है, फ़ोन हो गए। अब तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम दूर बैठे क्या कर सकते हैं, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। अब जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है वो ईजियर हो गया है। अब ये फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है और जो मास कम्युनिकेशन है, उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन और में कौन और मास कम्युनिकेशन हमारे दो तरह के होते हैं, पर्सनल और मास। पर्सनल में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार देखा होगा कि आप किसी के साथ चैट कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, तो और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, हम क्या, जैसे कि अब मोदी क्या है, अब जब लॉकडाउन लगा तो मोदी ने क्या किया, लॉकडाउन लगाया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे इंडिया में क्या किया, उसने टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू क्या किया, लोगों को कम्युनिकेट किया कि इस दिन से क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा। अब इसमें इंक्लूड किया जाता है टेलीविज़न को, रेडियो, प्रेस और फिल्म्स एक्सेट्रा। ये हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। अब इंडिया में जो पोस्टल नेटवर्क है, ये क्या है, इसका एक लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अब इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम आया था वो हमारा कब आया था, हम पोस्ट करते थे, बल्कि लिख के पार्सल करते थे। ये हमारा 1853 में आया था, जब हमारी रेलवे लाइंस बिछी थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। उसी टाइम ये पोस्टल नेटवर्क भी आया था। अब इसमें हैंडल क्या किया जाता है, पार्सल के साथ साथ पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी होते हैं, हम बल्कि पर्सनल लेटर्स भी हम लिख सकते हैं। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसीडर्ड, जो कार्ड्स और एनवेलप्स है वो कंसीडर किए जाते थे फर्स्ट क्लास मेल, और एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। अब इनमें जो ये लेटर्स लिखे जाते थे, ये जो डिस्टेंस कवर करते थे, इनके स्टेशंस बनाए गए थे अलग अलग जगह पे। ये एयर पे, मतलब कि लैंड के थ्रू भी हम इसको कम भेजते थे और एयर के थ्रू भी हम इनको मेल करते थे। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, जो सेकेंड क्लास मेल थी उसमें इंक्लूड किया जाता था बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते थे, एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल पीरियड के टाइम पे, मतलब कि जब पीरियोडिकली क्या किया जाता था, मैगजीन्स छपती है कि टाइम होता है कि इतने मंथ के लिए, ये हमारे पीरियोडिकल्स क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल, कुछ सरफेस मेल है कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बल्कि जो कवर करती है लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़, कई बार हम क्या करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं मेल्स की लार्ज टाउन और सिटीज़ के अंदर, वो क्विक, बल्कि वो जल्दी से भेजी जाती है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 6 मेल चैनल्स हैं। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, जिनको हम राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल है। ये चैनल्स है जिनके थ्रू हम मेल करते हैं, जिनके थ्रू ये हमारे क्या है, न्यू
कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसा कि आप मेल करते हो, फ़ोन से भी आप मेल कर सकते हो। ये इस तरह के क्या है, ये काफ़ी सारे क्या है चैनल है जिनके थ्रू आप मेल करते हैं। अब देखा जाए जो टिल मार्च में 2010 में देखा जाए 548.32 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस थे जो लोगों के पास थे। और ये क्या है, अगर ये दूसरे देशों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में क्या थे, ये बहुत ज़्यादा थे। ये जो एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम बना हुआ था। इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के अंदर। जो अर्बन प्लेसेस है उसका 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर, बल्कि एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटीज़ है। मतलब कि जो 2/3 विलेजेस है ना हमारे जितने भी कंट्री के, उसके 2/3 विलेजेस में क्या है, सभी विलेजेस जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। वो क्या है, एसटीडी, ये इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बल्कि इसमें क्या है, बूथ लगे हुए हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो पैसे डाल के। ये फैसिलिटीज़ क्या है, प्रोवाइड करवाई गई है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level। अब ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, ग्रास रूट मतलब कि जड़ से लेकर क्या है हायर लेवल तक क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। अब जो गवर्नमेंट है इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविज़न्स बना रखे हैं जो 24 आवर्स मतलब कि लोगों को कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए 24 आवर एसटीडी की फैसिलिटी दे रखी है सभी गांव के अंदर जो कंट्री के अंदर है। और इनकी जो यूनिफॉर्म रेट भी क्या है, सेम है पूरे के पूरे इंडिया में। ये नहीं है कि हरियाणा में एसटीडी कॉल करोगे आप तो कम पैसे लगेंगे और केरला में जाके करोगे तो ज़्यादा लगेंगे। इट हैज़ मेड पॉसिबल बाय, और ये क्यों किया गया है, ताकि ये इंटीग्रेट कर सके। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ सके द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। जो मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड है ये एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स। अब जो मास कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा लोगों को बताने के लिए किया जाता है, अवेयर करने के लिए। अब जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ लेके आती है तो वो क्या करती है, रेडियो के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू क्या करती है, या फिर इंटरनेट के थ्रू क्या करती है, लोगों को बताती है कि वो किस तरह की पॉलिसी लेके आई है, क्या कानून बनाए गए हैं, किस किस को कैसे फॉलो करना है। ये ऐसे ही जो बुक्स भी है वो बुक्स भी लिखी जाती हैं और फिल्म्स भी बनाई जाती हैं जो लोगों को अवेयर करती है। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ये मास कम्युनिकेशन होता है। ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी है जो ब्रॉडकास्ट करता है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होता है, ये नेशनल भी करता है, रीजनल भी करता है और लोकल लैंग्वेजेस में भी करता है। और वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोग हैं, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है, उनके कल्चर भी अलग हैं, तो इसलिए क्या करता है ये अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन। जो दूरदर्शन है, जैसे देखा होगा पहले टीवी पे 2 ही चैनल आते थे, दूरदर्शन आता था और एक डीडी चैनल आता था। जो नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ दूरदर्शन क्या है, नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि काफ़ी बड़े एरिया में क्या है ये फैला हुआ है। इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स, ये क्या करता है अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी लेके आता है, एजुकेशनल से रिलेटेड भी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, और ये सभी पीपल के लिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम भी है, यंग जनरेशन के लिए भी है और हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए भी है। आप इसको अंडरलाइन करोगे, जो दूरदर्शन है ये क्या है, नेशनल टेलीविज़न चैनल है हमारी कंट्री का। जो इंडिया पब्लिशिश करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स एनुअली। पीरियोडिकल्स मतलब कि मैगजीन्स आती हैं, उनका टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पे ये वाली मैगजीन्स आएंगी। और जैसे न्यूज़पेपर भी है जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड भी है कम्युनिकेट करने का, और ये सभी लोगों की पहुंच में भी है। अब जो दे आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दियर पीरियोडिसिटी,
अब ये जो पीरियोडिकली मैगज़ीन्स आती हैं या कुछ और तरह के कुछ पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस बेस पे होंगे। अब जैसे जो बिजनेसमैन होगा तो वो क्या करना चाहेगा, वो बिज़नेस से रिलेटेड मैगज़ीन ख़रीदना चाहेगा, उसी के अकॉर्डिंग देखेगा कि इकोनॉमी में उसका रोल क्या है, वो कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है। जो न्यूज़पेपर है इंडिया में वो पब्लिश किए जाते हैं अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स का मतलब जो हमारे छोटे छोटे ये भाषाएं होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, ये कम से कम 100 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, जो सबसे ज़्यादा पब्लिश होता है वो हिंदी में पब्लिश होता है, उसके बाद इंग्लिश में और फिर उर्दू में। ये हमें बताना है कि कौन से में पब्लिश होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा जो फिल्म्स बनती है वो इंडिया में ही बनती है। इट प्रोड्यूसेस स्पोर्ट, ये अलग अलग तरह की फिल्में होती है, शॉर्ट फिल्म्स भी होती है, वीडियो फीचर फिल्म्स भी होती है एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी होती है। जो सेंट्रल बोर्ड है फिल्म का, ये क्या करता है, सर्टिफिकेशन देता है अथॉरिटी को। कई बार देखा होगा मूवीज़ वगैरह के ऊपर बैन लग जाता है। अब ये बैन लगाता कौन है, क्योंकि कई बार मूवीज़ में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म है, ये क्या करता है, उसको चेक करता है पहले कि इसमें किसी तरह की मतलब कि किसी लैंग्वेज को लेके या फिर किसी कास्ट को लेके मतलब कि भड़काया तो नहीं जा रहा है। ये सर्टिफिकेशन करता है, ये स्टार्स देता है कि इसको, वो ये भी बताता है कि इस मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हो आप या फिर नहीं देख सकते हो। ये डिसाइड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, ये सर्टिफिकेशन देता है अथॉरिटी का। ये इंडियन भी है और दोनों के लिए देता है, फ़ॉरेन की ये जो फिल्में होती है उनको भी देता है और इंडियन को भी देता है। अब कम्युनिकेशन होगा तो हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, पीपल के बीच में हो सकता है, स्टेट्स के बीच में हो सकता है, कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। अब जो दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, एक्सचेंज होगा गुड्स का, तो वो क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाएगा। और ये किसके थ्रू हो सकता है, ये सी के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है और लैंड रूट्स के थ्रू भी हो सकता है। अब जो लोकल ट्रेड है ये कैरी कहाँ पे, ये एक सिटी से दूसरी सिटी में भी हो सकता है, टाउन्स के अंदर हो सकता है और विलेजेस के अंदर हो सकता है। साथ ही साथ ये स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में भी हो सकता है। लेकिन एडवांसमेंट किसके साथ होगी, जब हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करेंगे, क्योंकि जितना ट्रेड हमारा इंटरनेशनल होगा वो क्या होगा, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रसिद्धि लेके आएगा, वो आगे बढ़ाएगा। इट इज़ देयर फॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। जो इंटरनेशनल ट्रेड है हम इसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर फॉर अ, इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोलते हैं। जो बैरोमीटर क्या है, हम किसी चीज़ को मापने में यूज़ करते हैं। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये किसको मापता है, ये इसको मापने का तरीका क्या है, जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कितना है। अब एज अ रिसोर्स और स्पेस बाउंड नो कंट्री, अब हमारा स्पेस क्या है, बाउंड है, मतलब कि जो इंडिया मतलब कि पूरी वर्ल्ड है वो बंधा हुआ है, हर जगह सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अगर दूसरे लोगों के साथ, कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हमारे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होंगे जब तक, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रेड के, लेकिन इसमें भी कंट्रीज़ को क्या करना होता है, बैलेंस बना के चलना होता है। वो ये चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट कम होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी इंपोर्ट से तो ये क्या होगा, हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल है, मतलब कि सही है, क्योंकि हम सामान ज़्यादा भेज रहे हैं और दूसरी कंट्री से मंगवा कम रहे हैं, तो इससे हमारी इनकम बढ़ेगी।
लेकिन अगर इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा है, हम सामान तो ज़्यादा मंगवा रहे हैं अपने कंट्री में और भेज कम रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल है, बैलेंस है ट्रेड का। तो ये सही नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है, जैसा कि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, वो शुरू से ही क्या है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट रहा है और इसके जो ट्रेड के साथ रिलेशन काफ़ी जुड़े हुए हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स है और जियोग्राफिकल रीजन भी है वर्ल्ड के अंदर। अब जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया क्या शेयर करता है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शेयर करता है एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन 9.9%। बल्कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो कितने यूज़ होते हैं, 9.9%। ओर्स और मिनरल्स को वो 4% क्या करता है, दूसरी कंट्री के साथ शेयर करता है। जेम्स और ज्वेलरी को वो 14.7%। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो 16.8% इन 2010 और 11 के अकॉर्डिंग है। ये जो कमोडिटीज़ है इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इंक्लूड क्या किया जाता है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये कितना है, 28.6% है। पर्ल्स एंड प्रीसियस जो स्टोन, ये ऊपर वाली चीज़ें जो वो एक्सपोर्ट की जाती है, मतलब कि हम सामान भेज रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर जिससे हमारी कंट्री में पैसा आएगा, लेकिन इसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ये कितना कर रहे हैं हम, 28.6%। पर्ल्स और प्रीसियस स्टोन्स का 9.4%। केमिकल्स हम 5.2%। कोल, कोक एंड ब्रिटिक्यूट्स 2.7%। मतलब कि ये हमारे जो पीने वाले पदार्थ होते हैं। जो मशीनरीज हम 6.4%, 2010 और 11 के अकॉर्डिंग। बल्क इम्पोर्टेंट एज अ ग्रुप रजिस्टर्ड अ ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर 28.2% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स। जो बल्क हमारा है ये क्या है, गुड्स है, हैवी गुड्स होते हैं, ये लगभग क्या है, 28.2% है टोटल इंपोर्ट का। अब जिस ये ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड किया जाता है, इसमें हम फर्टिलाइज़र्स हो गए, कीरियस अनाज और एडिबल ऑयल्स और न्यूज़ प्रिंट्स, बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ प्रिंट्स 40.3%। ये 2010 और 11 के अकॉर्डिंग कर क्या है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हैवी गुड्स हो गया। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये किसके थ्रू ज़्यादा होता है, सी चेंजेस इन द लास्ट 15 ईयर, बल्कि ये काफ़ी चेंजेस आए हैं इसके अंदर जो सी रूट के थ्रू होता था। अब एक्सचेंज हुआ है कमोडिटीज़ का एंड गुड्स का, हैव बीन सप्रेस्ड बाय एक्सचेंज। अब जब हम गुड्स और कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है उसका भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कि हम जान पाते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उनका कल्चर क्या है, किस तरह के वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनकी जो स्टडी किस तरह की है, ये सारी की सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया कैसे उसमें उभर के आया है, एक सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में उभर कर आया है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो अर्निंग है लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट, जो अर्न कर रहा है इंडिया किसके थ्रू कमा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहा है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा, टूरिज़म एज अ ट्रेड। टूरिज़म भी क्या है, एक ट्रेड का काम करता है। अब देखा होगा कि दूसरी कंट्रीज़ में हम बोलते हैं कि वो यूएसए चला गया, सिंगापुर चला गया, लेकिन जब भी आप उससे पूछ के देखोगे ना, जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहाँ पे है, हमारे इंडिया के अंदर है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम पिछले 30 सालों से क्या हो रहा है कि टूरिज़म को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आएंगे हमारी कंट्री में घूमने आएंगे, हमारे लोगों को काम भी मिलेगा, तो इससे हमारा इकोनॉमिक लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस इंक्रीज़ हुए हैं 11.8% थे 2010 में, बल्कि 9 और 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 में जितने थे उससे 11.8% क्या है 2010 में ज़्यादा आए हैं। कंट्रीब्यूट मतलब कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट हुआ हमारी इकोनॉमी में, 64,889 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज हुआ है 2010 में। 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट
लगभग ये लगा लो आप 5,78,000 के करीब क्या हुआ है, टूरिस्ट ने क्या किया है, इंडिया में विज़िट किया 2010 में। और मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड, और जो लगभग 15 मिलियन 15 लाख लोग क्या हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब टूरिज़म इसलिए आपने देखा होगा कि अतुल्य भारत के नाम से, इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से क्या किया जा रहा है, एक तरह से टूरिज़म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो प्रमोट करता है जो टूरिज़म नेशनल इंटीग्रेशन को, ये स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एंड कल्चरल परसुएट्स के लिए। अब देखा होगा जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बल्कि जो हमारी हैंडमेड आइटम्स हैं, हम उनका एक तरह से हम भूल गए हैं। अब कई बार देखा होगा आपके घर में दादा या दादी होते हैं, वो आपको बताते होंगे कि हम इस तरह के जो बर्तन हैं, इस तरह के कपड़े ऐसे यूज़ करते थे। अब जो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए भी क्या है, ये किया गया है। ये किस में हेल्प करता है, हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हम जान सकते हैं एक देश के कल्चर के बारे में। हेरिटेज मतलब कि उसकी जो धरोहर है, देखो जैसे ताजमहल है इंडिया के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, वो फॉरेन जो टूरिस्ट है इंडिया में किस लिए आते हैं, वो जो हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे हेरिटेज टूरिज़म्स हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। इको टूरिज़म भी है, जो हमें जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस है शिमला में जो इको फ्रेंडली है। एडवेंचर टूरिज़म भी है, जैसे रिवर्स है इतनी सारी, वहाँ पे एडवेंचर्स भी होते हैं। कल्चरल टूरिज़म भी है, अलग अलग स्टेट है उनके अलग अलग कल्चर है, ड्रेसेस है उनकी। मेडिकल टूरिज़म भी होता है और बिज़नेस टूरिज़म भी होता है। मेडिकल टूरिज़म में जैसे देखा होगा कि हमारी जो इंडियन मेडिसिन्स है, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वो जो एलोपैथिक से क्या है, ज़्यादा ही अच्छी है। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा वास्ट पोटेंशियल है, डेवलपमेंट कर सकता है वो टूरिज़म में। एफ़र्ट्स आर, इसके लिए एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, प्रमोट करना पड़ेगा अलग अलग तरह के जो टूरिज़म है फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को टूरिज़म के थ्रू अपनी कंट्री में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है।